दोस्तों, कैंडिड टॉक की खास सीरीज इंसाफ की जंजीर के 4th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंसाफ की जंजीर में आज हम उस अंधेरे की बात करेंगे जो जेल के उन ऊंचे दीवारों के पीछे छुपा है। कानून कहता है कि जब तक के जुर्म साबित ना हो जाए हर शख्स बेगुनाह है, मगर हमारी जेलों में हजारों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शक की बुनियाद पर बरसों से कैद है। आखिर इन अंडर ट्रायल्स की हकीकत क्या है? चलिए जानते हैं इन ऊंचे दीवारों के पीछे का राज। हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर जी, आम आदमी ये सोचता है कि जेल में सिर्फ मुजरिम होते हैं, मगर स्टैटिस्टिक कुछ और ही दास्ता सुनाते हैं। क्या ये सच है कि हमारे जेलों में सजाए याफ्ता यानी कन्विक्ट से ज़्यादा वो लोग हैं जिनका ट्रायल अभी तक या तो शुरू नहीं हुआ या चल रहा हो? बिल्कुल, ये तो 100% सच है, क्योंकि जैसा आपने जुडिशरी के बारे में, ट्रायल्स के बारे में अपन जिक्र कर रहे हैं, अपील्स के बारे में भी अपने पहले एपिसोड्स में भी जिक्र हुआ था ना। तो जैसा कि ट्रायल शुरू होने का मतलब ये है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद ही, मतलब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गया, चार्जशीट फाइल हो गया, उसके बाद ही ट्रायल शुरू होता है। तो कई केसेस सिर्फ रिमांड के स्टेज में ही हैं। जब तक रिमांड पीरियड में वो लोग रहते, चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, ऑफेंस के हिसाब से जैसा कि 7 साल से भी ज़्यादा सज़ा, 7 से 10 साल तक सज़ा होने के ऑफेंसेस में एक स्टाइल ऑफ बेल का चांसेस रहता, और उससे भी ज़्यादा है ना 10 साल से भी ज़्यादा उम्र कैद होने की, डेथ पेनल्टी होने की केसेस में उसके बेल नाम्स और उसके जो बेल कंडीशंस वो सब अलग रहते हैं। मतलब नॉर्मल एक जनरल ऑफेंसेस और संगीन जुर्म के बीच में ये जो फासला रहता, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना ये तक नहीं हुआ। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ वो लोग अंडर ट्रायल कराए जाते हैं। तो कई लोग बेल मिल जाता, कई लोग लेकिन आज इंडिया के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सपोज इंडिया में पूरे जेल में मिला के अगर फ़र्ज़ करो कि 100 लोग अंदर है, उसमें से 77% मतलब हर 4 आदमी में 3 आदमी अंडर ट्रायल है। अच्छा है। तो ये स्टैटिस्टिक्स है। और जेल भी, अपने जेल में भी जितना तो ओवर क्राउडेड है इंडियन जेल्स। जैसा कि इंडियन क्राउड जेल्स के जितने भी सारे मुल्क भर में है, सो जेल्स का कैपेसिटी 100 है, तो 130 लोग है। अच्छा, मतलब एक एक बैरक में, एक एक रूम में हद से भी उनके हद से ज़्यादा लोगों को जो है रखना पड़ रहा। तो ये है जेलों की हालत, और ख़ास करके के अंडर ट्रायलों का हालत तो बिल्कुल बुरा रहता। मतलब सिर्फ ट्रायल के देरी होने की वजह से नहीं, कई माशी हालत, माली हालत में और सब चीज़ों में भी जो है अंडर ट्रायल का सिचुएशन, उनका फेट इंडियन जुडिशल सिस्टम में, इंडियन जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो भी है, अब जब जैसा भी बताओ, क्राइम एंड जस्टिस सिस्टम में समझो, कैसा भी समझो, तो इसमें जो है बहुत बुरी हालत है। ये सर, आपने रिपोर्टिंग में देखा होगा कि अमीर लोग जेल से फौरन बाहर आ जाते हैं, मगर एक गरीब सालों जेल काट लेता है। तो क्या ये हमारा बेल सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी जेब भरी होती है? ऐसा तो जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ पैसे है सवालों को ही बेल मिलती, बगैर पैसे नहीं है सवालों को बेल नहीं मिलती, ये बात नहीं है। केस के हिसाब से बुनियाद पे रहता है। लेकिन ये एक चीज़, पैसों की कमी कहाँ पे आपको महसूस होती कि ख़ास करके अगर बेल पे आपको कोई भी सस्पेक्ट को, अक्यूज्ड को, किसी को भी जो रिमांड ट्रायल में है, जो अंडर ट्रायल है, जिसको भी अगर रिलीज़ करना है बेल के वजह, बेल के टाइम पे जो है शराइत, मतलब कंडीशन लगाया जाता है कि उसके लिए कई कैश बॉन्ड की श्योरिटी देना है, बॉन्ड्स देना है, मतलब 2000, 5000 केस के
सीवियरिटी पे सीवियरिटी के हिसाब से जो है वो बेल के कंडीशंस भी इस पे अप्लाई होते हैं ना। जी, जी। तो ऐसे सूरत हाल में क्या होता कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास लोग आए, सामने श्योरिटी आ गई, तो वो लोगों को इमीडिएटली जो है, जिसकी हैसियत है मतलब, जी, जी। तो वो लोग जल्दी से बेल ले सकते। मगर जिसके पास हैसियत नहीं है तो चंद दिनों के लिए। लेकिन केसेस ऐसे भी है जी, कि जैसा कि उनको बेल सैंक्शन हो जाता जी। बाय डिफ़ॉल्ट। हम्म, सपोज एक केस में 90 डेज के अंदर चार्जशीट नहीं होना, लेकिन इसमें सज़ा अगर 2 साल का ही है फ़र्ज़ करो, तो ऐसे केसेस में बेल भी मिल जाता। लेकिन बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास पैसे, पहले तो हम लोग जब सुनते थे कि भाई 1000-1500 रुपये भी नहीं रह के कई लोग सालों तक सालों बेल तक में, जेल में और बेल क्योंकि में उनको थे। कोई बेल जी, देने के देने वास्ते, वाले श्योरिटी कोई देने आगे के नहीं वास्ते आता। कोई सामने नहीं आता। अब लेटेस्ट एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से जो है 5000-10,000 रुपये का बेल बॉन्ड भी नहीं भर सकते कई लोग बोल के। तो उनके पास श्योरिटी देने के लिए ना घर है, ना कोई जायदाद है, ना कोई, मतलब श्योरिटी जनरली कैसे श्योरिटीज लेती कोर्ट भी कि कोई प्रॉपर्टी बताना है, या ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का श्योरिटी, क्योंकि श्योरिटी इस वास्ते मांगती कि भाई अगर ट्रायल करना है, अगर इनको बेल पे रिलीज़ कर देते तो केस का ट्रायल चलना है, तो अक्यूज्ड के बिना ट्रायल नहीं चलती। तो फिर अक्यूज्ड अगर बेल लेने के बाद में फ़रार हो गया तो जो केस पेंडिंग में रह जाता। इसीलिए श्योरिटी के ऊपर कोर्ट्स जो है ज़ोर देते हैं। तो इस वजह से जो है बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, तो वो मतलब गरीबी के वजह से, मुफलिसी की वजह से, गरीबी की वजह से वो बेल इन टाइम बेल मिलने के बावजूद भी जेल के सलाखों के बीच में सड़ जाते लोग। तो ये एक्चुअली पैथेटिक सिचुएशन है ये। जी सर, कानून में एक सेक्शन है तो जो कहता है कि अगर किसी ने आधी सज़ा, हाफ सेंटेंस जेल में काट ली हो तो उसे रिहा कर देना चाहिए। सर, ये कानून का हिस्सा, जो कानून जो चल रहा है, इस कानून के बावजूद लोग रिहा क्यों नहीं हो पाते हैं? ये सेक्शन 436 ये है, वही पहले अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया ना, जी, जी। तो इसमें 436 ये है सेक्शन। तो इसमें ये बताया जाता है कि भाई आपको किसी भी बंदे को अगर एक किसी ऑफेंस में उसको अरेस्ट करते तो उन जेल पे रहता, बेल नहीं मिलती, मगर वो ऑफेंस को, वो जो जुर्म है उसका सज़ा आप समझो कि भाई 2 साल है, अगर समझो उसका अगर जुल्म साबित हो गया तो उनको 2 साल सज़ा होने के, जुल्म साबित होने के बाद 2 साल सज़ा होने की इम्कानात है जी। उम्मीद उसके वो सेक्शन वो बताता है कि भाई आपके ऊपर एक पर्टिकुलर सेक्शन, तो 2 साल में अगर इन्हों अंडर ट्रायल रह गए, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुई, चार्जशीट वगैरह फाइल नहीं हुए, मतलब केस आगे नहीं बढ़ रहा, तो 1 साल हो गया उनका, मतलब 2 साल में 1 साल जेल में ही गुजर गया। तो उनको ऐसे लोगों को मतलब कितना है बोले तो एग्जैक्टली अपन देखेंगे कि ये सेक्शन ये बोलता कि आधा से ज़्यादा, मतलब 1 साल 1 महीना, तो उनको जो है ऑटोमेटिकली बेल देना। मैं जब से बताया था ना ऑटोमेटिक बेल बोल के, तो बेल मिल गया ना उनको, जो है आप श्योरिटी का कोर्ट कुछ श्योरिटीज़ लगाती है, वो श्योरिटी फर्निश करने के बाद में आप जेल से रिहा हो सकते हैं। लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो है इसका ये सेक्शन का फ़ायदा हर एक अंडर ट्रायल प्रिजनर भी नहीं उठा सक रहा। अच्छा। क्योंकि इसमें सिर्फ टोटल 100 लोगों में कुछ 5 या 6 लोगों को ये फ़ायदा हो रही, मतलब इसका किसका गलती है, तो अपन सिर्फ एक जितने भी लोग अंदर हैं उनको ये बात मालूम नहीं है कि ये सेक्शन अवेलेबल है बोल के। तो ये दोनों के बीच में लीगल एड, मतलब जो लीगल एड का मतलब है आपको कानूनी तौर पे आपको मदद करना, मतलब एक सपोर्ट देना, असिस्टेंस देना, मतलब वो कभी कई जगह जैसा कि आपको लायर वकील को एंगेज करने के आपके पास पैसे नहीं होते, हैसियत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको एक वकील जो है गवर्नमेंट के जरिए पे जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी थी उसको भी लीगल एड बताया जाता है। और जो लीगल असिस्टेंस है, जैसा कि लोग हैं इनका लिस्ट बनाए कि कितने लोग हैं,
तो उनका लिस्ट बना के ये लोग पूरे बल्कि कोर्ट में प्रोड्यूस करना के इतने लोग हमारे पास अंडर ट्रायल्स हैं, इनमें से ये लोग ये ऑफेंसेस है, इतनों का सज़ा इतना कंप्लीट हो गया, ये लोग बेल के हकदार है बोल के ये कम्युनिकेट करने का, ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन। जी तो लीगल एड के बीच में और एडवोकेट्स के बीच में, जेल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कम्युनिकेशन में जो लैप्सेस होते तो इसका फ़ायदा पूरे लोगों को नहीं पहुंच रहा। तो इसमें पैसे का लेने देने का कोई वो तो अलग बात है, मगर जो सिस्टम में जो लूप होल्स है, सिस्टम में जो खामियां हैं, उसके वजह से जो है ये लोग पूरा जितना कि 5% से भी ज़्यादा इसमें मेन वही लीगल एड के साथ में, लायर्स के साथ में, ये कोऑर्डिनेशन की कमी के वजह से जी तो ये नहीं हो रहा बोल के एक इल्ज़ाम भी है। देखा जाता कि भाई जिसको अवेयरनेस है, जिसका लायर एक्टिव है, वो कुछ करस्पॉन्डेंस कर लेके मेरा मौक्किल जो है जेल में फंसा हुआ है, उनका पीरियड इतना हो गया, वो कम्युनिकेशन करके कोर्ट में रेलेवेंट मेमोस दाखिल करके जी और उससे जो है रिलीज ऑर्डर्स लेके बेल हासिल कर लेके जाते हैं। जिसके पास वो सहूलत नहीं है तो वो लोग अब उनके जेल में लाओ, क्योंकि वॉलंटियर तो छोड़ नहीं सकती, गवर्नमेंट जी भी जी नहीं छोड़ती, जेल के पास भी वो पावर नहीं है, कोर्ट के पास भी, कोर्ट भी बिना श्योरिटी की कोई छोड़ नहीं सकती। तो इसके वजह से जो है ये 436 ये जो है इसका फ़ायदा भरपूर कोई ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स नहीं उठा सक रहे। जी जी सर, अगर इसमें कुछ अगर एक सवाल करें कि बिना श्योरिटी के जो कोर्ट नहीं छोड़ सकती, अगर किसी को श्योरिटी देना हो तो श्योरिटी देने वाले पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? अगर श्योरिटी, क्योंकि आम लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि श्योरिटी देने से नुकसान क्या है, अगर श्योरिटी ना दे तो वो मुजरिम के क्या नुकसान हैं? अब श्योरिटी नहीं मिले तो जैसा ही अपन बात कर रहे हैं कि भाई वो बंदा जो है जेल में ही उसको पूरा जिंदगी में पूरा जब तक बेल देने वाला कोई आगे नहीं आया को, तो जब तक उसका पाप बेचारे का फेट जो है जेल में ही गुजरना है, तो उसकी बदकिस्मती। लेकिन एक एक्चुअली अगर वो बंदा सही भी बेल का हकदार है, अगर सीधे रास्ते पे चलने वाला है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई भी बंदा आके बेल फर्निश कर दिया। अगर क्या प्रॉब्लम इस वास्ते बेल फर्निश करने के वास्ते, श्योरिटी देने के वास्ते लोग पीछे क्यों हटते बोले तो क्यों हटते पीछे बोले तो मेन रीज़न है कि अगर बेल से रिलीज होने के बाद में फरार भी नहीं हुए, सपोज समझो कि अगर आप पेशियों को अटेंड नहीं हो रहे तो जी, अगर अक्यूज्ड जो है पेशियों को बराबर अटेंड नहीं हो रहा, कोर्ट को जाने से जो है इधर उधर करके एब्सेंट हो जा रहा, तो कोर्ट जो है पहले मुलजिम के, अब उसको मुलजिम तो इमीडिएट नहीं बोल सकता, अक्यूज्ड को है जिसके ऊपर सजा इल्ज़ाम आयद किया गया, वो बंदा के पर जो है पहले तो वारंट वगैरह इशू करते, अगर वो नहीं मिलने की सूरत में बॉइंड और किसको करते, इनको मतलब इनको अरेस्ट तो नहीं करते, दिया उसको समन्स भी आ सकते हैं, उसको समन्स आते हैं, उनको कोर्ट को आना है और उन भी पुलिसों के साथ में मिलके उनको ढूंढने की कोशिश करना और पकड़ के कोर्ट को लेके आने की जिम्मे। श्योरिटी का मतलब ये है कि भाई अगर उन्होंने किसी सूरत हाल में कुछ कोर्ट को नहीं आ सके तो उनको मैं कोर्ट को लेके आके आपके सामने पेश करता हूँ बोल के, और एक बॉन्ड दे रहे आप अक्यूज्ड के, मतलब ये है। तो लोगों को लेकिन क्या है, अगर कोई भी श्योरिटी फर्निश करने वाले हो सकते हैं दोस्त अहबाब और जो है रिश्तेदार ही होते, तो उसमें भी चंद लोग ऐसे रहते हैबिचुअल ऑफेंडर है, ख़ास करके चीज़ें जो है ये चोरी डकैती करने के जो पेशेवर मुलजिम रहते हैं ना, इनको जो श्योरिटी देते हैं वो लोग सफ़र होते हैं। अमूमन केसों में कोई अचानक फंस गया, ऐसे केसेस में जो है आप श्योरिटी दे सकते हैं, क्योंकि वही बंदा बाहर भी निकलना है ना। तो क्या इसमें एनजीओस ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे सकते हैं? हाँ, ऐसे कई एनजीओस है, कैसे एनजीओस है श्योरिटीज, लेकिन वो लोग का भी रीच लिमिट रहता ना, कि उनको इन्फॉर्मेशन मिला और गया। कहीं सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं दूसरे इदारे भी है, और ये जेल रिफॉर्म्स करने के कोई इदारे है, और कॉन्विक्ट्स को, प्रिजनर्स को रिफॉर्म करने के थोड़े एनजीओस चलते रहते हैं। इसमें से थोड़े लोग जाते मिलना, उनसे जेल में करना, उसके बारे में थोड़े बहुत सारे कुछ फिल्म कहानियाँ भी निकले हैं कि वो लोग जाके उनको काउंसलिंग करके लेके आना, मतलब कन्विक्टेड प्रिजनर्स जिसको कन्विक्शन जो सज़ा भुगत रहे उनको भी जाके रिफॉर्म करते। ऐसे थोड़े जेल से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है,
लेकिन जो है पूरे लोगों को अगर फ़ायदा मिलना है तो एक सिस्टम कुछ इवाल्व होना है, तो गवर्नमेंट से क्या किस तरीके से, अगर बेल बॉन्ड नहीं का तो उनको किस तरीके से। अब ये मेन इश्यू क्या है, अगर कुछ छोड़ने के बाद फरार हो गया तो ट्रायल रुक जाता। जी इसीलिए जो है गवर्नमेंट भी अब उनको बाहर छोड़ने से बेहतर ये है कि भाई जेल में ही रहने जेल में दो, रखा जाए, ट्रायल तो कंटिन्यू होगा, ट्रायल कंटिन्यू होता, जब भी प्रोसेस भी अपना प्रोसेस चलते रहता, चलते रहता बोल के वो लोगों का मेन क्योंकि ये पहले से ही प्रोसेस लेट होता, अगर लेटा वो तो अगर इधर फिर उधर हो गया तो और प्रोसेस लेट हो और जाता। क्या, इसीलिए। और सज़ा है 2 साल का है, हाँ तो छोड़ने के बाद में फिर गायब हो गया, जी जी तो ये तो ऐसे 1 साल का तो सज़ा काट लिया है, जी मगर केस तो डिस्पोज ऑफ होना है ना। जी 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 तो ऐसे कैसे कई केसेस भी रह सकते हैं, मगर अगर डेटा निकाले तो निकलते कि भाई जो लोग ऐसा 2 इयर्स के बाद में, तो वो भी एक रीज़न है कि भाई ये लोग फरार हो जाना और किसी वजह से जो है कोर्ट को अटेंड नहीं होना, तो ये भी ऐसे भी कई मसाइल है। जी जी। सर, अब तो जेल में ही अदालतें लगती हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो जाती है। क्या इससे ट्रायल्स में तेज़ी आई है या एक सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह गई है? नहीं, इसको फॉर्मेलिटी तो नहीं बोल सकते। ये जो है जितना हद तक मेरा नॉलेज है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ट्रायल तो ज़्यादा कंडक्ट नहीं करते वो लोग। वीडियो कॉन्फ्रेंस 2-3 हिसाब से होता है। एक जो है बहुत संगीन जुर्म करे हुए टेररिस्ट वगैरह रहते हैं, उनको कोर्ट को लेके आना, फिर कोर्ट से वापस लेके जाना। जी जी तो उसके लिए बहुत सख्त सिक्योरिटी की ज़रूरत होती, और मेन एस्कॉर्ट, वो एस्कॉर्ट की कमी की वजह से जो है ये पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस को सिस्टम पहले अडॉप्ट करने का वजह ये है कि भाई एस्कॉर्ट हर रिमांड में, जितने भी रिमांड में हैं कन्विक्टेड पर्सन को, तो आप जेल फिर कोर्ट अदालत को लाने की ज़रूरत नहीं रहती। जी तो छोटे मोटे, और कोर्ट में जेल में हॉस्पिटल भी रहती, छोटे मोटे इलाज वो कन्विक्टेड पर्सन को होते रहते। कन्विक्टेड मेन प्रॉब्लम है रिमांड प्रिजनर्स को जेल से कोर्ट को लाना, फिर वापस लेके आ जाना। अगर एक मुलजिम को भी लाना है तो एक व्हीकल होना है, उसको एक ड्राइवर, और उनके साथ में कम से कम 3 जवान होना पड़ता, मतलब 3 आर्म्ड जवान होना जी पड़ता। तो एक आदमी के लिए 4 लोग। तो कभी कभी अभी ऐसा, अब वो व्हीकल रहे होगा तो वो 4 या 6 लोगों मिलके जवानों को लेके कोर्ट को लेके आते। वो भी देख लेते कि भाई करीब करीब में कहाँ कहाँ पे है, तो वह, या नहीं तो फिर एक ही कोर्ट में एक मुलजिम का रहा है और एक दूसरे मुलजिम का, दूसरे एक्यूज्ड का दूसरे जगह रहा, दूसरे कोर्ट में, मतलब कॉम्प्लेक्स जी एक ही जी हो, हम्म लेकिन अलग अलग कॉरिडोर्स में हो, हम्म, तो हर जगह आपको कम से कम स्टाफ होना पड़ता जी जी उसको निगरानी करने के लिए। तो ये मेन प्रॉब्लम सदियों से चला आ रहा था। तो जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फैसिलिटी दूसरे में इंट्रोड्यूस हुआ, तो क्या करते थे, कोर्ट में कॉल वर्क, अच्छा, रिमांड के प्रिजनर्स जितने भी है वहाँ प्रोड्यूस कर ले, मतलब वहाँ से लाने के बजाय यहीं से उनका अटेंडेंस लेके जी वो लोग एक्यूज है उनको दूसरे पेशेस, दूसरे डेट्स देना वगैरह कर रहे हैं। उसी तरह ये, और कभी कभी ये कोरोना के दौरान तो ये भी नहीं हो सका, तो वो लोग मैजिस्ट्रेट्स, जज को, जेल्स अच्छा, को वहाँ भी जाके जेल को जाके वहीं जो है अदालतें कंडक्ट करे। और चंद केसेस ऐसे भी होते कि भाई अब अक्यूज्ड पर्सन को, रिमांड प्रिजनर को कोर्ट को भी नहीं ला सकते, थोड़ा स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करना है और आइडेंटिफिकेशन परेड करना है, मतलब मुलजिम अक्यूज्ड को पहचानना है विक्टिम को लेके जाके। जी ऐसे सूरताल में ये पूरे जो है जेल में कंडक्ट होते हैं। जी ट्रायल का क्योंकि ट्रायल के लिए तो आपको बहुत प्रोसीजर होना है ना, सिर्फ कॉल वर्क के लिए वो अक्यूज प्रेजेंस है नहीं है देख लेने के वास्ते उनको बुलाते, वो लोग प्रोड्यूस करते, तो लायर के गैर मौजूदगी में भी नेक्स्ट डेट दे सकते, जी क्योंकि और इन्फॉर्म कर देते कि भाई सो एंड सो डेट को है। लेकिन जब ट्रायल शुरू होता तो जज अक्यूज्ड का लायर प्रेजेंट होना, पूरे पेपर्स वगैरह, आर्गुमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, जी ये सब कुछ चलना है बोले तो थोड़ा वो ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक कोर्ट में होता है। संगीन केसेस में जहाँ पे ट्रायल होना है वो सिर्फ वो ट्रायल के लिए फिर कोर्ट में अदालत लगती, वहाँ पे जी ये वकील भी जाते। दो ट्रायल बहुत कम केसेस में होता, लेकिन रेगुलर अटेंडेंस जो है बड़े बड़े केसेस, मतलब टेररिस्ट वगैरह केसेस में
ऐसे केसेस में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो जाते। तो और वैसा भी दूर है कभी, तो मेनली मैन पावर की कमी की वजह से, एस्कॉर्ट की कमी की वजह से ये कुछ सिखा नहीं है, सिस्टम है, इसको वेलकम करना ही है। क्योंकि और भी थोड़े दिन के बाद में आर्गुमेंट, लायर भी जेल तक जाने की ज़रूरत नहीं हो, और प्रोसिक्यूटर भी तीनों यहीं बैठे हुए हैं, अक्यूज्ड वहाँ पे दिख रहे, एक दूसरे के आर्गुमेंट हो रहे, सिर्फ अक्यूज्ड वहाँ पे जो है दिख रहा, विक्टिम देख रहा, ये सब ऐसा सिस्टम जो है आने के चांसेस है। ये तो अभी इसमें और रिफॉर्म्स आने वाले हैं और उसके बारे में डिस्कशंस भी चल रहे हैं, और कमीशंस, कई लॉ कमीशन जैसे कमीशंस और जजेस के कई बॉडीज़ कुछ बैठ के और रिकमेंडेशंस भेजते रहते, गवर्नमेंट उसके ऊपर परस्यू करते रहती। देखा जाएगा स्पीड ट्रायल के लिए, ट्रायल स्पीड अप करने के लिए जो है बहुत कुछ काम तो चल रहा है, मगर वो प्रैक्टिकली कब कंप्लीट होता इंतज़ार करना पड़ेगा। सर, हम अक्सर ये देखते हैं कि एक बेगुनाह इंसान अपनी ज़िंदगी के कीमती 5 या 10 साल जेल में गुजार देता है और फिर अदालत उसे बाइज्जत बरी कर देती है। तो क्या समाज उसे कभी वापस कबूल करता है? क्या उसकी ज़िंदगी फिर से सीधी राह पर आ पाती है? आप ऐसे कई कहानियों के गवाह रह चुके हैं। आपने ऐसे कई केसेस को कवर किए हैं। तो आपके नज़र में ऐसे केसेस को आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक्चुअली इसमें दो तरीके, आप समाज उसको एक्सेप्ट करना, जैसा कि आपको इस सडन स्पॉट में अब सज़ा, कौन से केस में सज़ा काट के उन्होंने रिलीज़ हुए बेगुनाह साबित करके। इवन कत्ल के केस में भी कोई मुलविस हो जाता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगती है, उन जेल को जाएगा। जब पूरा ट्रायल ख़त्म हुआ, मतलब जैसा कि ये फिल्मी कहानी के जैसा नहीं रहता ना, प्रैक्टिकली सोचे, अगर किसी को अरेस्ट कर लिए एक मर्डर केस में, तो पूरे 5-10 साल तो जेल में गुजारने की पहले नहीं रहती। थोड़े दिन के बाद उन्होंने बेल पे बंदा रिलीज़ होके आता, तो फिर अपने अरकान ख़ानदान के साथ टाइम गुजारना वगैरह, तो फिर सोसाइटी में एक पार्ट के जैसा बन जाता, प्रैक्टिकली देखा गया। फिर क्या होता, अगर समझो कि वो केस से बरी हो गया, तो ऑलरेडी बेल पे हैं, तो बरी हो जाने से उसमें कोई फ़र्क नहीं दिखता। ओके, ये एक व्यू है। तो ये क्योंकि ये ऑलरेडी आ गया है, जब पहले 3 साल 4 साल जेल में रहने आने के बाद में इनिशियली सब, जैसा कि सपोज कत्ल के केस में लोगों उसको शक की नज़र से देखना, वो थोड़ा टाइम तक रहता, मगर जब ख़ानदानी अपना ली, क्योंकि वो सडन कुछ गुस्से में हो गया, सडन स्पॉट में, तो गुस्से में हो गए, सो कत्ल वगैरह रहता ना, ऐसा केस में क्या रहता ख़ानदान में, क्योंकि उनको वजह भी मालूम है। मगर वही जगह हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसके पहले भी कई कत्ल कर चुका है, जेल गया है, रिलीज़ होना, आना जाना, तो उसको कैसा भी ख़ानदान वाले करीब देख के कुछ रहे तो भी उसके ऊपर वो स्टिग्मा रह जाता, और लोग उसे जो है शक की नज़र से, डर की नज़र से उससे दूर रहते, और उसको अपनाने में आगे नहीं आते। जब तो अपना खुद ख़ानदान ही नहीं आए तो समाज भी नहीं आता। अगर ख़ानदान भी आ गया, मैं बता रहा हूँ वही, क्योंकि उन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर हैं भाई, ख़ानदान को मजबूरी है कि भाई उन जा रहा आ रहा उसका कत्ल कुछ है, मगर सोसाइटी के रिमाइनिंग जो लोग हैं कि आप उसको एक डर की नज़र से, खौफ की नज़र से और कराहत की नज़र से देखते, उसको देखे तो खाली हंसते मुस्कुराते पेश आएंगे, मगर दिल में क्या रहता है, एक कातिल है ये, इसका इससे दूर रहना, बल्कि तो वो स्टिग्मा उसके ऊपर रह जाता। अगर उसके ऊपर दिमाग के, मगर हैबिचुअल वालों के ऊपर जो है वो क्रिमिनल टेंडेंसी बढ़ गया, सो वालों को समाज से कोई लेना देना नहीं रहता, तो उसके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल एफर्ट नहीं रहता, और कोई गाली गलौज करे तो फिर मारेंगा उन्हें, फिर उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये अफेंडर्स के वो साइकोलॉजिकल इसके पॉइंट ऑफ व्यू में देखना, फिल्मी कहानी जैसा कोई पिक्चर में गया, या तो दूर ठुकरा दिए उसको, एक देखते रहते ना, ये चोर का बेटा है, हाथ पे लिख दिया, ये रियल लाइफ में नहीं होते। रियल लाइफ में यही होते कि भाई वो चोर है, उसके पास दूर रहो। तो हैबिचुअल ऑफेंडर्स बोले तो चोरी करना, डकैती करना, घरों में जो है दीवार कूद के, ताला तोड़ के करने वाले,
व्हीकल्स चोरी करने वाले, पॉकेट मारने वाले, सेल फोन चोरी करने वाले, ये पूरे हैबिचुअल ऑफेंडर्स रहते हैं। उनके वो जो जो एरिया में रहते हैं उनके बारे में मालूम है कि ये शख्स ये काम करता बोल के। जिसको जेल को गया कोई नहीं है, जेल को जाता 8 दिन में आता, 15 दिन में आता, 20 दिन में आता, और उसका रूटीन लाइफ बन जाता। वो क्या जेल बर्ड है वो, तो जेल बर्ड जाते रहता आते रहता, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो है सडन गुस्से में आके मर्डर करा उस वाले का, उसका तरह से सोशल का बिहेवियर अलग रहता, और हैबिचुअली कत्ल करने वाले जैसे कि राउडी एलिमेंट्स, अनसोशल एलिमेंट्स, उनके साथ में समाज का रवैया, समाज का लेन देन अलग रहता। और ख़ास करके मेन जो है, अब ये सडन गुस्से में आके करके कुछ जुल्म करके जेल को चले आते ना, उसमें प्रॉब्लम ये होता कि भाई वहाँ का माहौल इसको समझ में नहीं आता। फर्स्ट जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट गैर ज़रूरी, वो गुस्से में ऑफेंस कर दिया, पुलिस से पकड़ा गया, जेल को गया, तो और उसके ऊपर जो है दिमाग पे बहुत गहरा असर हो जाता। और जेल में जाने के बाद में वहाँ का माहौल बहुत ख़तरनाक रहता। वहाँ का माहौल का नाम कॉमन मैन, नॉर्मल मैन उसको डाइजेस्ट नहीं कर ले सकता। तो उतना सा क्या बोलते हैं, खौफनाक माहौल जेल के अंदर रहता। तो जैसा कि फिस्ट फाइट तो नहीं होता, लेकिन माहौल पूरा वैसा ही रहता अंदर। तो इसके वजह से क्या होता बोले तो, मोस्ट ऑफ द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, ज़्यादा से ज़्यादा अंडर ट्रायल कैदियाँ जो है सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो जितने भी सुसाइड्स ज़्यादा होते हैं जेल्स में, उसमें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स रहते। और जो उम्र कैद हो के ज़माने से गुजर डिप्रेशन में चले जाके, तो वो लोग और थोड़े बीमारियों में मुब्तला हो जाते। तो ऐसे लोग आया करते, मगर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का नंबर बहुत ज़्यादा रहता। और जेल्स में होने वाले सुसाइड अटेम्प्ट्स में अक्सर अंडर ट्रायल्स, तो ये मैंने 2025 के रिपोर्ट्स के हिसाब से भी, तो ये है। तो पिक्चरों के जैसा माहौल नहीं रखना, कोई जेल से आ गया तो समाज ठुकरा दी उसको, कोई चाय देने वाला नहीं है, कोई खाना नहीं है, कोई घर घर के ठोकरे खा रहा, ऐसा माहौल ये सोसाइटी में नहीं रहता। या तो देखते उसको खौफ के ज़रिए उसको थोड़ा सा करीब ला के खाना वाना दे के दे देते, पैसे दे देते, जितना जल्दी उसको छुटकारा पाएंगे। बल्कि वैसा हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ में जो सडन स्पॉट में कुछ ऑफेंस कर दिया, तो उसको मैक्सिमम 80% ऑफ द ख़ानदान जो है अपना लेती है, और अपने इसमें लेके उसको फिर सीधे, क्योंकि वो हैबिचुअली नहीं है, और कुछ गुस्से में कर दिया सो ऑफेंस है वो, मारना, किसी को मारना, कोई जायदाद का झगड़े में हो जाता, कोई किसी भाई भाई के बीच में कोई दूसरा किली वाला मार गए, तो दोनों के बीच हाथम-पाई हो गई, उसमें किसी की कत्ल हो गई। ऐसे अगर कोई प्लान्ड एंड मर्डर करने वाला जो बेसिकली क्रिमिनल इंस्टिंक्ट जिसमें ज़्यादा है, उसका रवैया अलग रहता। तो ये दिस इज़ द एक्चुअल मैं जहाँ तक सिचुएशंस देखा है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बारे में बहुत बड़े स्टोरीज रहते। वो कैसा लोगों को रिफॉर्म करने के बाद में भी रिफॉर्म नहीं होते, थोड़े दिन के बाद फिर वही आके वही चोरी करते। उसके बारे में कभी बैठे वक्त थोड़े केस स्टडीज़ के साथ में बात करेंगे। लेकिन ये है सर, सिंपल अल्फाज में ये बताएं, क्या नया कानून जो BNSS 2026 बेगुनाहों को जेल जाने से बचाता है, या फिर सब कुछ पहले जैसा ही है? कोई भी कानून बनाया जाता है कि भाई बेकसूर लोग जो है जेल नहीं जाना, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होना, जो कसूरवार है उनके ऊपर ही जो है कार्रवाई होना बोल के। लेकिन आप ये तो किताबों में तक है, मगर प्रैक्टिकली है ना, प्रैक्टिकली जो है सिस्टम जैसा कि कानून के हिसाब से भी सिस्टम को अगर डेवलप कर दिए। अब ये नया कानून जो है बेल रिफॉर्म्स के बारे में, और जो है बेल रिफॉर्म्स के बारे में, और ये सब उसके बारे में बात करेंगे बेल तो, मगर वो रिफॉर्म्स कब इम्प्लीमेंट होंगे? तो प्रैक्टिकली जैसा कि आप बताया गया कि अगर 90 डेज में आपको चार्जशीट फाइल करना है, चार्जशीट फाइल ना करने के फेल होने की सूरत में आप बेल दे देना है, बेल बाय डिफ़ॉल्ट। तो बेल बाय डिफ़ॉल्ट दे दो जी हाँ। तो वैसा बेल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता, फिर कुछ ना कुछ उसमें मिलता। फिर वहाँ पे 90 डेज में आप उसमें भी कानून में भी जो है एक्सेप्शंस लगा के रखते, और जो है एक्सेप्शंस और एग्जम्पशंस, जैसा कि 90 डेज में चार्जशीट डालना है, बल्कि अगर
कानून में लिखा हुआ है। जी। उसके बाद में फिर एक साइड में दिखाया जाता है कि मैजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू यू कैन एक्सटेंड द टाइम ऑफ चार्जशीट विद द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बोलता। कोर्ट के सामने लेके जाके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक मेमो फाइल करेंगे कि 90 डेज में कंप्लीट होना है, अभी तक मेरे को एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, जी। इसीलिए देर हो रहा, मेरे को और 1 महीने का 2 महीने का टाइम एक्सटेंड करो। तो कोर्ट को मजबूरन टाइम ग्रांट करना पड़ता। जी जी तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, सही है। तो चाहे वो बेकसूर हो या कसूरवार हो, उसको स्टैट्यूटरी बेल आना है, नहीं आया। तो कानून में तो भाई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होने के लिए उसको सिस्टम उसके हिसाब से जो थियरी में लिखा गया है उसको भी प्रैक्टिकल के बीच में मतलब वो थियरी fit होना चाहिए, सही। कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, उसको मैन पावर होना चाहिए, जी। स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए। क्या अगर इतने दिन में नहीं आ गया तो ऐसा रिलीज करना बोल के वो पूरा जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन, लैकिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से इतना उम्मीद करना है कि भाई ज़्यादा जल्दी से जल्द जो है ये जितने भी रिफॉर्म्स दिखाए गए हैं वो अब जैसा कि बेल वो कुछ कहावत है, वो तो मेरे को इमीडिएटली अभी याद नहीं आ रही, तो बेल के बारे में। तो कई केसेस में कोर्ट कई केसेस में मैग्नानिमिटी उन्हें बेल दे देती, मगर सेम सेट ऑफ रूल्स, सेम सेट ऑफ सिमिलर एक सर्कमस्टेंसेस में, समझो अभी एग्जांपल, एक कत्ल में एक बंदे को दूसरे दिन बेल मिल गया, सेम उसी तरह का और एक ऑफेंस हुआ, मगर उसके वो उसको बेल नहीं मिलती। मतलब एक कोर्ट में एक ही जगह इस पे ये कई चीज़ों में आप देखे होंगे। अभी हाल में अभी अब क्या है बोले तो ये कानूनी थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहते अपन केसेस के नामा भी अब लिए तो जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता, थोड़ी चीज़ों में थोड़ी चीज़ें में खुलकर ले सकते। तो थोड़े केसेस में इतने होने के बाद ये अगर 5 साल तक अगर चार्जशीट अकबर नहीं डाले आप ये केसेस में दो, आपको रिलीज़ करना है बोल के भी है, तो फिर मगर लेकिन आप बताते कि भाई 5 साल के बाद भी इनको रिलीज करे तो प्रॉब्लमेटिक होता, तो इसीलिए इनको कंटिन्यू होना बोलते। मगर वही रूल दूसरे जगह गए तक 5 साल इनको कंप्लीट कर दिए बोल के वही सेम सिमिलर सेक्शंस वही हैं, ऑफेंसेस वही है, सिर्फ एक शख्स को एक रूल, एक शख्स को एक रूल। तो ये यहाँ पे उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होते रहता, अदालतों को लोग जो दानिशमंद लोग क्वेश्चन करते रहते। तो ये इसीलिए सिस्टम में पहले चेंज, सिस्टम रिफॉर्म करना है, सिस्टम को जो है आगे दौड़ाने की कोशिश करना है। कानून तो कभी भी बनाया जा सकता है, आते रहते कितने बार कानून, जैसा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने बार अमेंड नहीं कर लिए, मगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वही इम्प्लीमेंट हो रहा क्या? उसी तरह हर एक इंसान को वही सरकार ट्रीटमेंट मिल रहा क्या? डिस्क्रिमिनेशन तो दिख रहा ना। दोस्तों, आज की बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जेल के सलाखों के पीछे सिर्फ मुजरिम ही नहीं बल्कि हमारा सिस्टम की कमज़ोरियाँ भी कैद है। इसाक़ी सर, इन संगीन बातों पे रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, अगली बार इंसाफ की जंजीर के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस गैप की जो पावर और पैसा पैदा करता है। बात होगी वीआईपीस वर्सेस कॉमन मैन की। देखना ना भूलिए इंसाफ की जंजीर का अगला एपिसोड। तो दोस्तों, आज की बात यही ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।